एथिक्स क्या है, कैसे पढ़ना है, क्यों यूपीएससी ने जोड़ा है, सिलेबस क्या है एथिक्स का, संक्षेप में इन सब बातों की आज चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद मंडे से हम लोग फिर क्लास शुरू करेंगे। आज बस हम यही स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। इन सारी बातें ज़रूरी होती हैं जब हम बैच शुरू करते हैं तो उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कल क्लास नहीं होगी। 5 दिन हम लोग वीक में क्लास करेंगे, मंडे से फ्राइडे। कल थोड़ा सा मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है बेटी को लेके, तो कल क्लास नहीं करेंगे, तो क्लास फिर मंडे को होगी। तो जनरली वैसे भी शेड्यूल जो हम लोग रखेंगे वो मंडे से फ्राइडे का ही रखेंगे, क्योंकि शुरू से मेरा यही शेड्यूल रहता है मंडे से फ्राइडे वाला, तो हम लोग वही शेड्यूल यहाँ भी रखेंगे मंडे से फ्राइडे वाला। तो कल क्लास नहीं रहेगी, फिर मंडे को। जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, लगभग 2 महीना तो कम से कम चलेगा ही। वो बढ़ सकता है, समय भी बढ़ सकता है। अभी हमने कहा था शुरुआत है, तो हम 2 सेशन कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ये सेशन भी बढ़ाएंगे। और अब कम से कम 2 महीना चलेगा, बढ़ सकता है थोड़ा, क्योंकि अब जो अभी हमारा अंदाज है कि हमने 2 पेपर आपसे डिस्कस किए हैं, 5 दिन में 1 पेपर डिस्कस हुआ है। अभी 5 पेपर हमें डिस्कस करने हैं आपसे, और अगर उस रेशियो में हम निकालें तो 25 दिन तो केवल पेपर डिस्कशन के लिए ही लग जाएगा। अब हम चलिए थोड़ा जल्दी भी करें पेपर डिस्कशन, उतना डिटेल ना करें, तो अभी 15 से 18 दिन कम से कम पेपर डिस्कशन में लगेगा। 5 पेपर जो हम पूरे आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, केस स्टडी सिखाएंगे आपको सॉल्व करना, कई सारी केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में भी हमने बताया था, आज अभी फिर हम चर्चा करेंगे कि हम आपको 2 तरह से केस स्टडी सॉल्व करवाएंगे ताकि आप सीख पाएँ। एक तो सब्जेक्टिव केस स्टडी जो यूपीएससी अभी पूछ रहा है, और दूसरा बहुत सारी हम ऑब्जेक्टिव केस स्टडी भी आपको करवाएंगे सॉल्व। ऑब्जेक्टिव केस स्टडी जो 2011, 12, 13 में यूपीएससी ने पूछी थी सीसेट में। इनफैक्ट हम क्लास की शुरुआत भी वहीं से करेंगे। 21 प्रश्न पूछे गए थे 2011, 12 और 13 में सीसेट के, जो डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए थे। वो बेसिकली एथिक्स के ही प्रश्न हैं। तो एथिक्स की केस स्टडी को सिखाने के लिए हम बहुत सारी आपको ऑब्जेक्टिव केस स्टडी भी सॉल्व करवाएंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। सही ऑप्शन बस आपको चुनना होगा और बताना होगा कि आपने उसको क्यों चुना। तो उससे आपकी जो एनालिटिकल पावर है, विश्लेषण क्षमता, वो इम्प्रूव होगी। और फिर सब्जेक्टिव तो करेंगे ही, जिसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं होंगे, फिर ऑप्शन भी आपको अपनी तरफ से ही बताने पड़ेंगे। तो हम 2 लेवल पे काम करेंगे। बहुत सिस्टेमेटिक अप्रोच से हम पढ़ाते हैं एथिक्स, तो उसी तरह से हम करेंगे ये काम। तो समय थोड़ा सा इसमें लगेगा हम लोगों को, लेकिन जो काम होगा वो फिर उस लायक काम होगा कि 150 में से कम आपको 125, 130 नंबर आएँ। बहुत बड़ी झूठी बात तो नहीं बोलता मैं कि 150 आ जाएं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड नंबर हैं हिंदी मीडियम में, 124 नंबर थे निशांत जैन को। तो उतना टारगेट तो हम लेके चलेंगे ही कि कम से कम 50% मतलब 125, 130 नंबर आए आपको एथिक्स में, और ज़्यादा आ जाएं तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे है आपके सामने स्लाइड, जो टॉपिक है आज का, नीति शास्त्र क्या, क्यों और कैसे। क्यों जोड़ा यूपीएससी ने नीति शास्त्र को सिलेबस में? जब नीति शास्त्र नहीं था
तब क्या ये चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछता था या तब भी पूछता था? तो कैसे पूछता था? क्या है नीति शास्त्र, तो इसका सिलेबस क्या है और कैसे हमें पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है, क्या सोर्स होंगे नीति शास्त्र को पढ़ने के लिए। तो आज का हमारे डिस्कशन का मुद्दा यही है, नीति शास्त्र क्यों, क्या और कैसे। सबसे पहली चीज़ यहाँ स्क्रीन पे नीति शास्त्र क्यों। संक्षेप में कुछ पॉइंट हैं, देखें, डिटेल आगे पढ़ा जाएगा कि क्यों यूपीएससी ने इसे सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया 2013 में। फ्रेंड्स, जब 1980-90 के दशक में 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आईं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियां आईं, उसके बाद जो एक गंभीर समस्या देखी गई वो थी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और नैतिकता का पतन। जब हम एलपीजी की समीक्षा पढ़ते हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हमें एलपीजी से इस 30 साल में, लेकिन बहुत सारी कमियां या समस्याएं भी देखी गई उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों की। फिलहाल हमें मतलब जिन समस्याओं से है वो थी बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई अनैतिकता और अश्लीलता। चूंकि एलपीजी की नीतियों ने भौतिकतावाद बढ़ाया, आधुनिकता के नाम पे पश्चिमी सभ्यता की तरफ रुझान बढ़ा और भौतिकतावाद में व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं इतनी हो जाती हैं कि जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। 500 का भी जूता है और 5000 का भी, और शायद 50,000 का भी आता हो तो कोई आश्चर्य नहीं। 5000 का मोबाइल भी है और फिर 50,000 का मोबाइल भी और उससे ऊपर भी। तो यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अब नेचुरल सी बात है कि सरकार 50 लाख सैलरी तो नहीं देगी कि आप 1 लाख का एप्पल का मोबाइल खरीदिए और 50,000 का जूता पहनिए और 5 लाख की घड़ी पहनिए। और चाहे निजी भी हो तो भाई एक लिमिट होगी, क्षमता होगी। इच्छाएं बढ़ेंगी, सही तरीके से पूर्ति होगी नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है फिर भ्रष्टाचार, अनैतिकता जैसी चीज़ें बढ़ेंगी। और हुआ ऐसा पिछले 30 साल में, चाहे हम अपने देश की बात करें और चाहे दुनिया के और देशों की। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार, अनैतिकता उसके पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन इधर काफ़ी बड़ी मात्रा में उसमें बढ़ोतरी देखी गई। विदेशी कंपनियों की भूमिका बढ़ती है और वो भी भ्रष्टाचार बढ़ाने का, अनैतिकता बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण होता है। विदेशी कंपनियां एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने में संकोच नहीं करती हैं। उसके लिए उन्हें नेताओं, अधिकारियों को घूस खिलानी पड़े, लॉबिंग करके लाइसेंस मिल जाए, अपना काम निकल जाए, तो उन्हें कोई संकोच नहीं है। हमारे अपने देश की कंपनी हो तो हम उम्मीद करते हैं कि मन के किसी कोने में शायद देशभक्ति हो, अपना देश, अपने लोग, ये भावना हो, तो गलत करने के पहले सोचें। विदेशी कंपनी से तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो जानबूझ के भी वो सब भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं ताकि उनके हित पूरे होते रहें, उनका लाभ सुनिश्चित होता रहे। तो एक तरफ भौतिकतावाद बढ़ता है, लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और दूसरी तरफ ये कंपनियां फिर अब उन्हीं इच्छाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर घूस वाला रास्ता भी प्रमोट करने लगती हैं। 500 रुपये, 800 रुपये का पिज्ज़ा, तो पहले हमारी ज़रूरत भी ये बना देंगे, और फिर अब जब वो ज़रूरत सही तरीके से पूरी ना हो तो फिर उसका इंतज़ाम भी इन्हीं के पास है कि आओ अब घूस खाओ, भ्रष्टाचार करो, देश से धोखा करो, बेईमानी करो। तो वो एक फिर चक्रव्यूह जैसी स्थिति हो जाती है। लोग अपनी परंपराएं, अपने मूल्य, आदर्श, इन सबको ताक पे रखने लगते हैं, और बस एक को कुचल के आगे बढ़ना वाली होड़ जो होती है,
तो ना कोई मूल्य रह जाएंगे, ना कोई आदर्श रह जाएंगे, बस दूसरे को पीछे छोड़ के उसकी गर्दन काट के अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को आगे निकालना, बस ये सोच होने लगती है लोगों की। ये सब चीज़ें देखी गई लोक प्रशासन में भी और निजी प्रशासन में भी, और उसी की वजह से फिर हमें ज़रूरत पड़ी नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा की। लोक प्रशासन में भी ज़रूरत पड़ी और निजी प्रशासन में भी। हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेबस यूपीएससी ने तय किया है, हमें केवल लोक प्रशासन में ही नैतिकता और सत्यनिष्ठा नहीं पढ़नी, बल्कि हमें निजी प्रशासन में भी नैतिकता और सत्यनिष्ठा पढ़नी है। सार्वजनिक संबंधों में भी पढ़नी है नैतिकता, निजी संबंधों में भी पढ़नी है। ब्रिटेन में 1992-93 में नोलन कमेटी बनी, आधुनिक समय में पहली समिति, जहां से हम शुरुआत मानते हैं इस नैतिकता सत्यनिष्ठा की। नोलन समिति को ये जिम्मेदारी दी गई ब्रिटेन में कि वो बताए कि कैसे शासन व्यवस्था में नैतिकता को बढ़ाया जाए, कैसे भ्रष्टाचार को रोका जाए, सत्यनिष्ठा प्रोत्साहित हो। दिया उसने सुझाव। हमारे देश में सेकेंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यही काम किया। चौथी रिपोर्ट सौंपी सेकेंड ARC ने, से रिपोर्ट का नाम ही है शासन में नैतिकता। उसने हमें बताया कि कैसे हम अपने शासन व्यवस्था में नैतिकता सत्यनिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। ये दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमारे लिए इस पेपर की तैयारी के लिए। मेनली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट, शासन में नैतिकता, और नोलन समिति ब्रिटेन की है, लेकिन जरूरी है। देखिए आप, लगभग हर साल प्रश्न पूछे जा रहे हैं नोलन समिति से, चूंकि आधुनिक समय में शुरुआत हम वहीं से मानते हैं। तो एक तरफ हमने बात की है कि लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, सबका विकास, समावेशी विकास, सामाजिक आर्थिक न्याय, उसके लिए कितनी सत्ता संसाधन दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ इधर बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या नैतिकता बढ़ रही है। तो इन सबका मिला जुला परिणाम है कि हमें शासन व्यवस्था में नैतिकता को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। मूल्यों की गिरावट कितनी हो रही है, आप अगर अखबार पढ़ रहे हैं, देखिए कल के अखबार में था छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा के पूर्व कलेक्टर, क्या तो नाम था, जगन पाठक की, क्या एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, केस किया है कि उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है कलेक्टर साहब के ऊपर। और हम देख रहे हैं उसके पहले राजस्थान में कुछ SP साहब, या तो बताइए ये स्थिति हमारे देश में आज नैतिकता की, मूल्यों की। वो 2007 बैच के कलेक्टर साहब हैं, तो हालांकि तब एथिक्स नहीं पढ़ाता था यूपीएससी, उसके पहले के हैं वो। लेकिन उसके बाद के भी देखेंगे तो अभी साल 2 साल पहले आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी थे जो फिर परीक्षा दे रहे थे मेंस की, और नकल करते हुए पकड़े गए थे ब्लूटूथ से, और पता लगा था कि एथिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे उस साल उन्हें। तो क्या स्थिति हो गई है हमारे देश में मूल्यों की, आदर्शों की। किस तेजी से अनैतिकता, अश्लीलता बढ़ी है, बेईमानी बढ़ी है, सत्ता का, पद का दुरुपयोग बढ़ा है। तो जरूरत महसूस हुई है नीति शास्त्र की। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि 2013 में यूपीएससी ने जब ये जोड़ा, इसके पहले नहीं थी जरूरत नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा की, या इसके पहले यूपीएससी नहीं ये चीजें पूछता पढ़ाता था हमें? तो ऐसा नहीं है। 2013 के पहले भी हमें जरूरत थी इन चीजों की। यूपीएससी भी पूछता और पढ़ाता था ये चीजें। हाँ, लिखा नहीं था इस तरीके से पूरा 250 नंबर का एक पेपर, लेकिन होता पहले भी था। 2 तरह से यूपीएससी पहले भी इन चीजों की जांच करने की कोशिश करता था। एक आप देखेंगे इंटरव्यू, और दूसरा आप देखेंगे CSET प्रीलिम्स।
इंटरव्यू में तो 20 सालों से, हमारे टाइम से ही यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछता रहा है जिनसे वो सत्यनिष्ठा, नैतिकता जैसे व्यक्तित्व के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनकी जांच की कोशिश करता रहा है। शायद मैंने चर्चा की थी पीछे आपसे कि अक्सर इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता रहा कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के अंग बनेंगे, सुनते हैं इतना भ्रष्टाचार है चारों तरफ, कैसे आप, क्या गारंटी है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, कैसे रोकेंगे आप भ्रष्टाचार को, क्यों आपको आईएएस बनाया जाए, क्यों बनना चाहते हैं आप आईएएस, आपके ज़िले का नाम बताइए, आपके ज़िले की 3 प्रमुख समस्याएं बताइए, आपको कलेक्टर बना दें, आप कैसे उन समस्याओं का हल करेंगे। इतने लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं, अब तक तो इन समस्याओं का हल नहीं हुआ, आप क्या ऐसा स्पेशल करेंगे, क्या अनोखा करेंगे कि ये समस्याएं हल हो जाएं। सरकार की फला योजना लागू हो रही है, उसमें क्या कमियां दिख रही हैं आपको अपने ज़िले में, आप इन कमियों को कैसे दूर करेंगे अगर उस योजना की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमने देखे कि यूपीएससी केस स्टडी में पूछ रहा है भी आपसे, तो इंटरव्यू में पूछा जाता रहा है ये हमेशा से। लेकिन इंटरव्यू होता है 20 से 25 मिनट का मौखिक, और उस 20 से 25 मिनट में इस तरह के प्रश्न कितने होंगे, 1, 2, 4, 5 मिनट। और चीज़ें भी पूछना है इंटरव्यू में, हॉबी भी पूछना है आपकी, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड भी पूछना है, आपके ऑप्शनल भी पूछने हैं, आपसे करंट अफेयर्स भी पूछना है, या और जो दिमाग में आ जाए। तो उस 25 मिनट के इंटरव्यू में कितनी देर यूपीएससी ये चीज़ें पूछेगा आपसे। वही होता था कि होती थी ये चीज़ें, लेकिन आनुपातिक दृष्टि से बहुत कम। उस 5-7 मिनट में किसी की पर्सनालिटी के नैतिकता, सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का पता लगाना, मतलब अब ये तो नहीं कहूँ कि असंभव था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से संभव तो नहीं था। आदमी अगर चतुर चालाक है तो उतनी देर में वो बनावटी कोशिश कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पूरा 3 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर है, 3 घंटा बैठ के 3500 शब्द आपको लिखने हैं। कल हम वही काउंट कर रहे थे, 6 केस स्टडी हैं 250 शब्द की, मतलब 1500 शब्द, और 13 प्रश्न हैं 150 शब्द के। 13 गुणा 150 आप करें तो लगभग 2000 शब्द। तो 3500 शब्द आप लिखेंगे 3 घंटे में। वहाँ बनावटीपन, वहाँ छुपा पाना अपने आप को थोड़ा कठिन होगा। 3500 शब्द जब लिखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी की जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो 3500 शब्दों में आपके पेन के माध्यम से आपके पेपर पे प्रस्तुत हो ही जाएंगे। ये भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि इसमें भी कोई गलतियां नहीं हो, लेकिन उस पहले वाले इंटरव्यू वाले सिस्टम से तो भाई ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा बेहतर हम पता लगा पाएंगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो इंटरव्यू के रूप में ये पहले था। 2011 में सीसेट जब जुड़ा, प्रीलिम्स में ऑप्शनल हटाए गए। सीसेट में आप देखें डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल जैसे टॉपिक जोड़े गए। 8 प्रश्न 2011 में पूछे थे यूपीएससी ने इन सेक्शन से, 7 प्रश्न 2012 में और 6 प्रश्न 2013 में। टोटल 21 प्रश्न पूछे गए। वो प्रश्न आप देखिए, हम करवाएंगे आपको वो प्रश्न, 21 प्रश्न, हम वहीं से शुरुआत करते हैं हमेशा क्लास की। तो वो 21 प्रश्न आप देखेंगे, सारे 21 केस स्टडी हैं हमारे एथिक्स के लिए। बस वो ऑब्जेक्टिव है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक सही चुन लेना है। तो देखिए आप, वो जो सीसेट के 21 प्रश्न 3 साल, वो यही नीति शास्त्र ही था, ऑब्जेक्टिव था।
अगेन वही कि ऑब्जेक्टिव जैसा नाम ही है वस्तुनिष्ठ, उसमें आपकी विश्लेषण क्षमता पता नहीं लगती। अगेन पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से कि आपके व्यक्तित्व के नैतिकता सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को पहचाना जाए। और तब फिर 2013 में जब मेंस परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ तो देखिए यूपीएससी ने पूरा 250 अंक का ये पेपर जोड़ दिया, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के नाम से 250 शब्द। और 2013 में ये पेपर जोड़ा मेंस में। 2014 से आप देखेंगे प्रीलिम्स में जो वो 7-8 प्रश्न पूछे जाते थे डिसीजन मेकिंग से बंद हो गए पूछे जाना, वो अब नहीं पूछे जाते उसके बाद। तो स्पष्ट है यहाँ कि वो इसी क्या कहें कि पूर्वगामी था। 7 प्रश्न 8 प्रश्न, जब ये आ गया 250 नंबर पूरा तो वो बंद हो गया वहाँ। इंटरव्यू में अब कम हो गई उस तरह की चीज़ें, क्योंकि यहाँ 250 नंबर है ही पूरा, और बाकी तो इंटरव्यू में वो कभी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कोई फिक्स सिलेबस तो होता नहीं इंटरव्यू का। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2013 में ही हमें नीति शास्त्र की जरूरत पड़ी या जब ये जुड़ा तो तभी से, उसके पहले भी यूपीएससी इन बातों को जांचने की कोशिश करता था। हाँ, तब उतना महत्व तो नहीं था, तरीके दूसरे थे। अब ये पूरे 250 अंकों के माध्यम से इसको जांचने की कोशिश की जाने लगी है। थोड़ा सा यहाँ नीति शास्त्र के महत्व को समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, स्पेशली हम लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो उन्हें नीति शास्त्र क्यों जोड़ा गया, वहीं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। थोड़ा सा इसका महत्व जो हमें पता होना चाहिए। अगर आप लोग पूरे जो 9 पेपर हैं मेंस में, 9 में 2 तो क्वालिफाइंग हैं, बचे 7 पेपर, उन 7 पेपर की एनालिसिस करें तो 7 में 4 पेपर ऐसे हैं जो आपके लिए ज़्यादा स्कोरिंग है। जो लोग मेंस दे रहे हैं उनकी मार्कशीट्स का अगर विश्लेषण करें तो ये बात बड़े स्पष्ट तौर पे आपको दिखेगी। हमने किया ऐसा बहुत सारी मार्कशीट्स का विश्लेषण, 2018-17 की बहुत सारी मार्कशीट, तब हमने ये पाया कि मेंस के 7 पेपर में 4 पेपर ऐसे हैं कंपैरेटिवली जिनमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और बचे हुए 3 में तुलनात्मक दृष्टि से कम। उन 4 में 2 तो ऑप्शनल हो गए आपके, 1 ऑप्शनल, उसके 2 पेपर। देखिए आप जीएस में 1000 में लोगों को नंबर आ रहे हैं 300 से 350, मतलब 30 से 35%, और ऑप्शनल में 500 में नंबर आ जा रहे हैं लोगों को 300, 275 से 325, मतलब 60 से 65%। तो लगभग आधे दूने का अंतर है सीधा सीधा। ऑप्शनल 500 नंबर का, जीएस 1000 नंबर का, लेकिन जो प्राप्तांक हैं, जो नंबर मिल रहे हैं, उनका परसेंटेज निकालें। जीएस में ऑन एन एवरेज 30 से 35% और ऑप्शनल में 60 से 65%, चलो 60 नहीं 50 से 60%, 65%, 270, 75 से 325 के बीच में नंबर खूब आराम से मिल रहे हैं लोगों को। हम तो अपनी पवेट की बात करें तो देखिए 2018 में 270, 72, 269, 267 कई लोगों को नंबर आए, मतलब 55% मार्क्स। बात हिंदी मीडियम की कर रहे हैं। जीएस के नंबर हैं 25%, 250 में से 75 नंबर, 76 नंबर 25%, 30%, और ऑप्शनल में 55%। तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि ऑप्शनल के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। सारे लोग, आप लोग ज़्यादा लोग पवेड वाले हो, संतोष गुरप्रीत का दूसरा ऑप्शनल है, बाकी 4 लोग पवेड वाले हो आप लोग, तो ऑप्शनल हमेशा आपके लिए एक अच्छा स्कोर वाला है जिसमें आप 55-60% नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। जीएस में 30-35% नंबर आ जाएं तो बड़ी बात है।
दूसरा देखेंगे एस्से या निबंध। ये एक आपके लिए बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, स्पेशली फिर हम हिंदी मीडियम की बात करें। 250 नंबर के निबंध में मैं अपने ही स्टूडेंट की बात करूं तो 135-140 नंबर बड़े आसानी से आ रहे हैं लोगों को। मतलब लगभग 60%, 55% वही रेशियो जो ऑप्शनल का है। तो दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए निबंध। और फिर उसके बाद है एथिक्स। जीएस के ही चारों पेपर्स का आप कंपेयर करेंगे तो मैंने ऐसा पाया कि कंपैरेटिवली एथिक्स में नंबर लोगों को ज़्यादा आए हैं या ज़्यादा आने की गुंजाइश है बजाय बाकी पेपर के। खुद फिर हम अपने ही कोचिंग के अपने स्टूडेंट्स की बात करें, फर्स्ट पेपर में नंबर आए 75, 76, थर्ड पेपर में नंबर आए उसी तरह से 75, 76, फोर्थ पेपर में नंबर आए 90। मतलब उन्होंने हमसे एथिक्स नहीं पढ़ा, वो बस हम पवेट के जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनका हम बता रहे, मार्कशीट हमने देखी तो लगभग 15 नंबर का अंतर देखा हमने। फर्स्ट और थर्ड पेपर जीएस के नंबर और सेकेंड और फोर्थ पेपर के जीएस के नंबर। और अगर आप सही ढंग से एथिक्स पढ़ लें तो हमने कहा 120, 125, 130 नंबर का इसको। तो 7 पे हाँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल तो लगभग सभी आप देखेंगे कि लगभग सभी ऑप्शनल में 270 से 320, 330 नंबर लाए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इतने नंबर लोगों को ऑप्शनल में, अच्छे स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, तो 270 से 320 इतने नंबर लाए जा सकते हैं और आ रहे हैं। अब पर्टिकुलर सोशियोलॉजी का तो खैर मैंने नहीं देखी है मार्कशीट्स, वो तो देखना पड़ेगा। मैं चूंकि पवेट का टीचर हूं तो मैं वो बता सकता हूं ऑप्शनल में। हाँ, लेकिन एक सामान्य समझ मेरी ये कहती है कि 270 से 320 नंबर बड़ी आसानी से ऑप्शनल में लोग ला रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हें उतने आ सकते हैं, मतलब 55 से 60% नंबर। और जीएस में मैक्सिमम 35%, 1000 में 350 नंबर आ जाएं तो बहुत अच्छा। तो उन जीएस के चारों में भी हमने कहा एथिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोप होता है नंबर लाने का। तो कुल 7 पेपर मीन्स के, उसमें भी ये 4 पेपर आपके लिए ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लें तो जो आपके प्राप्तांक हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। लगभग 55-60% प्राप्तांक वाले सेक्शन हैं ये सब जो यहाँ लिखे हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर एस्से और एथिक्स। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ नीति शास्त्र चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व पता होना चाहिए आपको। प्लस और एक चीज देखिए आप कि 250 नंबर का जब नीति शास्त्र सही ढंग से पढ़ेंगे तो केवल 250 की ही तैयारी नहीं होगी, जो मैं हमेशा से मेरी अप्रोच है। मैं लोक प्रशासन पढ़ाता हूं तब भी कहता हूं कि मैं 500 का केवल लोक प्रशासन नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि 500 के अलावा और 700-800 1000 नंबर भी आपको पढ़ा दूंगा। ये शुरू से मेरी अप्रोच है जो भी सेक्शन में पढ़ाता हूँ, कि मैं जब तक अंतर विषयक दृष्टिकोण नहीं रखता हूँ, जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है, तब तक मैं पढ़ाते नहीं हूँ। वो मेरी अप्रोच ही है पढ़ाने की, कोई भी विषय जो मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ भी मैं उसी अप्रोच को लेके आगे बढ़ूंगा आपके साथ। 250 अंक का एथिक्स तो होगा ही तैयार, लेकिन इस 250 के अलावा भी आपको बड़ी मदद मिलेगी, जो ये हम क्लास करेंगे अगले 2-2.5 महीने जो भी,
तो 250 के अलावा भी आपको कई जगह काफ़ी मदद मिलेगी कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एथिक्स से जुड़े हुए सेक्शन हैं। सबसे पहले तो ऐसे ही। अब देखिए, जो हम ये थ्योरी वाले प्रश्न कर रहे थे, स्पेशली 6 नंबर प्रश्न, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं, तो देखिए आप निबंध का टॉपिक है, हूबहू यही टॉपिक निबंध में मिल जाएगा आपको। या असत्य भी सत्य बन जाता है अगर परिणाम सार्वजनिक कल्याण हो, निबंध का टॉपिक है। तो फिर हमारी कोशिश है कि हम निबंध की भी तैयारी करवा दें यहां से आपकी। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निबंध का टॉपिक है। यहाँ हम एथिक्स में एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो निबंध का टॉपिक है। प्रशासन में पारदर्शिता, जन भागीदारी निबंध का टॉपिक है, यहाँ एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो फिर हमेशा मेरी अप्रोच ये है कि निबंध भी मैं यहाँ से आपका तैयार करवा दूँ। सेकेंड पेपर पॉलिटी गवर्नेंस, उससे भी बड़ी मात्रा में जुड़ा है एथिक्स। मैंने पीछे ही बताया था आपको फर्स्ट डे कि राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, संविधान और नीति शास्त्र, इन तीनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उनके समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान के तहत ही शासन प्रशासन का संचालन होता है, और शासन प्रशासन में अगर नैतिकता, सत्यनिष्ठा ना हो तो कभी भी वो शासन अपने संविधान के मूलभूत आदर्शों की प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में संविधान, शासन और नैतिकता, इन तीनों का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ जितनी ज़रूरत होगी हम उस रिलेशन को भी ध्यान में रख के पढ़ेंगे चीज़ें, तो आपको वहाँ भी गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मदद मिलेगी। सोशल जस्टिस, तो देखिए बहुत सारी केस स्टडी थ्योरी, आप लोक सेवा के गुण, करुणा है, सहिष्णुता है, समानुभूति है, तो वो सब किसके लिए है? वही जो समाज का पिछड़ा वंचित वर्ग है। तो सोशल जस्टिस में भी आपको मदद मिलेगी। एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो देखिए कल ही हम केस स्टडी बात कर रहे थे, पर्वतीय घाटी है, बांध बनाना है, तो हमने बताया कि पर्यावरण को भी क्या नुकसान होगा, किस तरह की आपदाएं आ सकती हैं। तो जब आप जीएस थर्ड पेपर में आपदा प्रबंधन के प्रश्न सॉल्व करेंगे या इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्रश्न सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से अप्रोच आपको मिलेगी एथिक्स वाली। हम पर्यावरणीय नैतिकता भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी समझ की क्वालिटी भी, आपके आंसर की क्वालिटी भी। और उसके अलावा इंटरव्यू, तो मैंने बताया कि हमेशा से यूपीएससी इंटरव्यू में कई सारे ऐसे प्रश्न पूछता रहा है मौखिक तौर पे, जो अब यहाँ आपसे एथिक्स में लिखित रूप में पूछे जाने। तो मल्टीपर्पज़ टॉपिक होगा, एटलीस्ट मेरी अप्रोच यही होगी मल्टीपर्पज़ वाली। मैं कोशिश करूँगा कि ये 250 नंबर तो हों ही आपके कवर, और 250 के अलावा भी मैं आपको काफ़ी और यहाँ से तैयार करवा दूँ, एटलीस्ट एक ऐसी अप्रोच विकसित कर दूँ आपकी कि दूसरे इन बाकी जगहों पर भी आपको फ़ायदा मिले एथिक्स से। तो ये तो एथिक्स का महत्व है। स्वाभाविक सी बात है, जो इसका महत्व है अब इसी के अकॉर्डिंग अप्रोच होती है। तो जो क्यों से ही तो फिर कैसे निकलता है। तो जो हमारी पढ़ाई की, अध्ययन अध्यापन की अप्रोच होगी, वो निकलेगी यहीं से। तो आगे बढ़ें। एथिक्स का महत्व देख रहे हैं आप। अब है कि नीति शास्त्र क्या। ये तो था नीति शास्त्र क्यों, अब नीति शास्त्र क्या। टाइम कंप्लीट होगा तो कटेगा एक बार, 1 मिनट का टाइम बच रहा है, जैसे ही पूरा हो जाएगा तो एक बार कटेगा। नया आईडी पासवर्ड आ गया होगा आपके ग्रुप पे, सो दोबारा आप लोग जो,
हाँ ठीक है, तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो एक सेशन और करेंगे 40 मिनट का। सो फिर तो यहाँ देखिए आप, टॉपिक है कि नीति शास्त्र क्या। तो ये चर्चा मैंने पीछे भी इन 10 दिनों में आपसे की, अब यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे है कि 250 नंबर का पूरा ये पेपर है, 125 नंबर की थ्योरी है, 125 नंबर की केस स्टडी है, बल्कि 130 नंबर की थ्योरी, 13 प्रश्न थ्योरी वाले पूछ रहा है यूपीएससी 10-10 नंबर के, तो 130 नंबर की थ्योरी कर दें हम इसे, और 6 प्रश्न पूछ रहा है केस स्टडी वाले 20-20 नंबर के, तो 120 अंक की केस स्टडी है। जो थ्योरी वाला सेक्शन है उसमें फिर 3 पार्ट हैं या 3 विषयों का मिश्रण है उसमें। एक फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के कुछ टॉपिक हैं मेनली, कि भारत के, विश्व के